आज जो अपन बात करने वाले हैं वो एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में शेयर मार्केट में बहुत ही डिस्कस किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये है पीई एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। जनरली ऐसी वाइड टर्म शेयर मार्केट में काफ़ी यूज़ की जाती है कि इसका पीई एक्सपांड हो गया और इसका पीई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर ऐसा बोला जाता है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर स्टॉक का पीई एक्सपांड हो जाएगा और या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक का पीई कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो पीई एक्सपांड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना एक रिस्क जैसा है। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा कि पीई मल्टीपल एक्चुअल में होता क्या। जब मैं पीई मल्टीपल समझ लूंगा तो मैं आसानी से समझ लूंगा कि पीई एक्सपांशन किस आइडियल सिचुएशन को बोला जाता है और पीई कॉन्ट्रैक्शन किस आइडियल सिचुएशन को बोला जाता है। पर अगर मेरे को पीई क्या इंप्लाई करता है ये नहीं पता तो मैं पीई एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचूंगा। तो इसलिए आज मैंने क्या किया है कि पीई एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले पीई क्या होता है उसको समझाना है और उसके बाद समझना है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन जान लेते हैं आपके क्रिएटर की प्रोफाइल को, यानी कि मेरा नाम प्रिंस कुमावत है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 36 रहा है। इसके अलावा मैं राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ और बीकॉम ग्रेजुएशन के एग्जाम में मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में 100 और 100 मार्क्स हैं। तो अपन शुरू करते हैं कि पीई मल्टीपल क्या होता है और उसके बाद अपन जानेंगे पूरे पीई के कॉन्सेप्ट को कि क्यों मार्केट में ये वाइडली यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब भी मैं किसी शेयर को प्रेडिक्ट करता हूँ या जब भी मैं किसी बिजनेस को प्रेडिक्ट करता हूँ तो मैं जनरली हमेशा उसके अर्निंग को प्रेडिक्ट करता हूँ, क्योंकि पीई एक सेंटिमेंट बेस्ड टर्म्स है तो सेंटिमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो पीई का बढ़ना और घटना मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरे हाथ में क्या होता है, एक स्टॉक का अर्निंग पर शेयर यानी अर्निंग प्रेडिक्ट करना। तो इसीलिए अपन पीई को देखते हैं और उसके बाद अपन इसको समझेंगे कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन किस किस दिशा में हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ पी एक्सपांशन और पी कॉन्ट्रैक्शन है, तो उस पर जंप करने से पहले जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अपन समझेंगे कि पी रेशो होता क्या है। तो पी रेशो को मैं साधारण भाषा में तोड़ूँ तो मैं बोलूँगा कि शेयर प्राइस पर शेयर, कोई भी कंपनी लेते हैं उसका शेयर प्राइस पर शेयर और उसको डिवाइड कर देते हैं अपन अर्निंग पर शेयर से। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है मेरे को ये पता चलेगा। शेयर प्राइस पर शेयर तो आपको पता होगा कि रिलायंस का शेयर 2200 रुपये चल रहा है, 2600 रुपये चल रहा है तो उसका शेयर प्राइस है। एचडीएफसी बैंक का शेयर 1400 रुपये चल रहा है, 1500 रुपये चल रहा है तो उसका शेयर प्राइस है। पर अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर अपन कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। लेट्स से अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, जो भी एक कंपनी, उसका नेट प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए और कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो 2000 है। तो मैं कहूँगा कि मैंने एक शेयर पे 1 लाख डिवाइड बाई 2000, मैंने एक शेयर पे 50 रुपये कमाया, तो मैं कहूँगा कि मेरा अर्निंग पर शेयर हो गया 50 रुपये। तो ऐसे ही अगर पी रेशो को मैं दूसरे भाषा में प्रेडिक्ट करने का कोशिश करूँ या दूसरे भाषा में समझने का कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा कि पी रेशो को मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाई नेट प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो वाइडली हर एक एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाता है कि ये किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख रुपए है और एचडीएफसी बैंक 40,000 करोड़ का प्रॉफिट करता है, तो मैं कहूँगा कि एचडीएफसी बैंक जो है वो 20 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पी और नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली पर शेयर से कहीं ना कहीं रिश्ता रखता है। तो अपन समझते हैं कि पी रेशियो के एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं, एक कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख और ए लिमिटेड का प्रॉफिट है 50 लैक्स और उसका शेयर प्राइस अभी जो मार्केट में चल रहा है वो है 1000। तो पी को कंप्यूट करने से पहले, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, शेयर प्राइस मेरे को दिया हुआ, तो अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा मेरा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट इस केस में मेरा है 50 लैक्स और मेरा जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 1 लाख। तो मेरा जो अर्निंग पर शेयर आएगा वो आएगा मेरा 50। तो अब मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ गया और शेयर प्राइस मेरे को दिया हुआ, तो पी रेशो मैं कैलकुलेट करूंगा 1000 डिवाइड बाई 50, तो मेरा पी रेशो निकल के आएगा 20 रुपये। तो ए लिमिटेड को मैं कहूँगा कि ए लिमिटेड के 1 रुपये की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर 20 रुपये देने को तैयार है। इट मीन्स 1 रुपये अगर कंपनी कमाता है तो इन्वेस्टर 20 गुना उसका पे करने को रेडी हो जाता है। अगर यही आइडियल सिचुएशन में कहूँ कि ए लिमिटेड का पी रेशो 18 रुपये है
तो कंपनी के 1 रुपए के लिए इन्वेस्टर तैयार है 18 रुपए देने के लिए। ऐसे अपन पी रेशो को समझ सकते हैं कि 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी इन्वेस्टर कितना रुपए देने को तैयार है। तो वैसे ही समझते हैं। अब समझते हैं कि ये डाटा जो है वो है 31 मार्च 2022 का। अगर मैं 31 मार्च 2023 को चलता हूं तो कंपनी का डेटा हो जाता है ये। तो समझते हैं सिनेरियो, समझते हैं सिनेरियो 1 में डेटा ऑफ एल लिमिटेड है मार्च 23 में, नंबर ऑफ शेयर्स वही 1 लाख है, पर नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ के हो जाता है 60 लाख रुपीज, और जो शेयर प्राइस है अगेन वो रहता है 1400 रुपीज। तो इसमें सेम सिचुएशन में पी मल्टीपल कंप्यूट करने के लिए आप सबसे पहले वही अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करोगे जो आएगा 60 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इक्वल टू 60, और पी रेशो कंप्यूट करेंगे वैसे ही शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे मैं देखूंगा एक शेयर प्राइस कंपनी का बढ़ के, क्योंकि अर्निंग बढ़ के आया है, लोगों में सेंटिमेंट्स अच्छा था, लोगों को लग रहा था कि ये ग्रो करेगा, तो शेयर प्राइस 1400 हो गया। तो 1400 डिवाइड बाई 60 जब मैं करता हूँ तो पी मल्टीपल मेरा आता है 23.33, जो कि मेरे 20 का पी मल्टीपल, जो मेरा बेस ईयर 2022 का पी मल्टीपल था उससे ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि पी एक्सपांड हो गया। अगर पी 20 से बढ़ जाता है उसको अपन एक्सपांड बोलेंगे, क्योंकि आइडियल सिनेरियो क्या होता, अगर कंपनी का अर्निंग 50 से 60 लाख हो गया, इट मीन्स 20% बढ़ा। तो अगर आइडियल सिनेरियो में अगर पी भी अगर सेम 20 रहता तो कंपनी का स्टॉक प्राइस होना चाहिए था 1200, पर क्योंकि कंपनी का पी मल्टीपल बढ़ गया इसलिए कंपनी का प्राइस हो गया 1400। वैसे अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं सिनेरियो 2, जिसमें डेटा ऑफ ए लिमिटेड दिया हुआ है मार्च 23 पे। उसमें सेम नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, नेट प्रॉफिट कंपनी का दिया हुआ है 60 लाख, और शेयर प्राइस हो गया 1150। तो अपन वही अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करते हैं, अर्निंग पर शेयर अगेन सेम रहेगा और अपना पी बदल जाएगा, क्योंकि इस बार शेयर प्राइस मेरे पास है 1150। तो क्या हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि लोगों को लगता है कि कंपनी अब कम रेट पे ग्रो करेगा, तो लोग उसके अर्निंग के लिए कम रुपए देने को तैयार है। तो 1150 डिवाइड बाय अगर हम 60 करते हैं तो पी रेशो मेरा निकल के आता है 19.16। तो जो 19.16 मेरा पी रेशो निकल के आता है वो मेरा बेस ईयर का पी जो 2022 में था 20 रुपए, उससे कम होता है। आइडियल सिनेरियो अगर सेम अर्निंग मेरा रहता, अगर पी मेरा सेम रहता 20 और अर्निंग मेरा 20% से बढ़ता, तो मेरा शेयर प्राइस होना चाहिए था 1200। तो 1200 से जितना मेरा शेयर प्राइस कम होगा मैं बोलूंगा मेरा पी कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो सिंपल है, अगर मैं बोलूं कि जितना जिस पेस पे अर्निंग बढ़ता है उस पेस से अगर मेरा शेयर प्राइस बढ़ता है तो मैं बोलता हूं पी कुछ नहीं हुआ, पी सिमिलर रहा, पी न्यूट्रल रहा। और अगर मेरा शेयर प्राइस अर्निंग से ज़्यादा बढ़ जाता है, लेट से अर्निंग 20% बढ़ा और शेयर प्राइस बढ़ गया 25%, तो मैं बोलूँगा पी एक्सपांड हो गया, क्योंकि लोगों को उसमें आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस और अच्छे दिखने लगे। और अगर मैं बोलूँ कि मेरा शेयर प्राइस 20 की जगह 10% से बढ़ा जबकि अर्निंग 20% बढ़ गया, तो मैं बोलूँगा मेरा पी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब पी एक्सपांशन और पी कॉन्ट्रैक्ट ये बार बार यूज़ क्यों करते हैं? तो मैंने पहले भी जैसा आपको बताया है कि जो भी अपन शेयर प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं वो अपन केवल अर्निंग पर शेयर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पी मल्टीपल प्रेडिक्ट करना अपने हाथ में नहीं होता। तो अर्निंग पर शेयर अगर अपन प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो उसके बेस पे अगर पी एक्सपांड होता है तो अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है, क्योंकि अपना शेयर प्राइस अर्निंग से भी ज़्यादा रेट पे बढ़ेगा। और अगर वहीं अगर मेरा पी कॉन्ट्रैक्ट होता है और अर्निंग से कम शेयर प्राइस बढ़ता है तो ये मेरे लिए एडवर्स सिचुएशन है। तो इसलिए हमेशा अपन शेयर मार्केट में जब भी बिजनेस एनालिसिस करते हैं अपन हमेशा अर्निंग को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पी मल्टीपल अपने हाथ में नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में या जब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा मैं बताऊंगा कि क्यों पी बेस्ड इन्वेस्टिंग रिस्की हो सकता है, क्यों अपने को अर्निंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। तो अगर आपको इस विषय पर कोई भी डाउट हो, पी मल्टीपल से रिलेटेड, अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड या मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने पहले वीडियो में बताया कि मेरा मेल आईडी caprincekumar@gmail.com है। आप उस पर आके मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, उस पर मेल करके क्वेरी कर सकते हैं। पर अगर मैं बोलूँ कि आपको इतना सब में नहीं जाना और डायरेक्ट पी मल्टीपल कैलकुलेट करना है तो आप एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन नेट प्रॉफिट। आप कोई सी भी कंपनी ले लो और उसका पिछले 4 क्वार्टर का प्रॉफिट एक जगह लिख लो और 4 क्वार्टर को प्रॉफिट को ऐड कर लो, वो हो जाएगा मेरा लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट। और मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसको डिवाइड कर दोगे तो आप पाओगे कि जो पी मेरा फ्लक्चुएट रहता है वो मेरा पी उतना ही आ रहा है जितना शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होने के बाद इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद आता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।